नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास यहाँ पे चलेगी सी टेट की, यहाँ पे शिक्षण विधियाँ चलेंगी, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और यहाँ से जो प्रश्न आज आपके बनेंगे सी टेट में आपको 2 नंबर देंगे और 2 नंबर देखिए आप लोगों को हिंदी में भी मिलेंगे शिक्षण विधियाँ से। यहाँ पे यहाँ पे बाल विकास में भी मिलेंगे, यहाँ तक कि पर्यावरण में भी मिलेंगे। ठीक है, शिक्षण विधियों से अगर बात किया जाए तो चारों सब्जेक्ट में मिलेंगे, संस्कृत, हिंदी, बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण, इन सब में मिलेंगे। ठीक है, तो शिक्षण विधियाँ हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में। और आज के यहाँ पे जो टॉपिक्स बताए जाएंगे सभी लोग एकदम अच्छे से रिपीट करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ तक कि लिख लीजिएगा। अगर लिखिएगा नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार आगे कहेंगे कि जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, एक बार फिर शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रुप नहीं है, ग्रुप है तो उसमें शेयर करिए। जितने भी एजुकेशन वाले आपके ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए और जल्दी से क्या करिए, लाइक भी कर लीजिए आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने यहाँ पे पहले टॉपिक्स पे। देखिए हमारा पहला टॉपिक्स क्या है, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, शिक्षण विधियाँ में हेडिंग डालिए आप लोग, शिक्षक द्वारा बालकों का मूल्यांकन विधियाँ। ठीक है, मूल्यांकन किन किन तरीकों से किया जा सकता है, तो मूल्यांकन के अनुसार, ठीक है, मूल्यांकन के अनुसार शिक्षण विधियाँ आपकी निम्न है। और चलिए देखते हैं कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे साक्षात्कार विधि। पहला हमारा जो है यहाँ पे साक्षात्कार विधि है। ठीक है, साक्षात्कार विधि के अंतर्गत क्या आता है देख लेते हैं। इस विधि के द्वारा बालक के आंतरिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। इस विधि के द्वारा बालक के समस्त व्यक्तित्व का परीक्षण आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किया जाता है और बालक में मुक्त वातावरण में रहते हुए स्वतः समझ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक है, स्वयं का निर्माण करता है। शिक्षक के द्वारा बालक की समस्त अनुक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है, तत्पश्चात बालक के व्यवहार का मूल्यांकन कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे साक्षात्कार विधि में आप लोग ये जान लीजिएगा कि आमने सामने, ठीक है, साक्षात्कार में क्या होता है, आमने सामने शिक्षक के समस्त बालक होगा और बालक के समस्त क्या होगा, शिक्षक होगा। तो दोनों क्या करेंगे, अपने को अपने अनुक्रियाओं के द्वारा यानी अंतः क्रियाओं के द्वारा क्या होगा कि बालक से प्रश्न पूछेगा शिक्षक, और शिक्षक उस शिक्षक के जवाब का उत्तर देगा। क्या कौन देगा, आपका यहाँ पे छात्र देगा। तो बालक के सभी गुणों का, पक्षों का मूल्यांकन बालक समझ यानी प्रत्यक्ष रूप से देखकर क्या करेगा, बताएगा। तो ये आपका साक्षात्कार विधि होगा। अब बात करेंगे हमें प्रश्नोत्तर विधि। देखिए मूल्यांकन की विधि के अनुसार, ठीक है, मूल्यांकन की विधि के द्वारा बालक के ज्ञान, उसकी कल्पनाशीलता के प्रति समझ समझ इत्यादि का प्रश्न पूछकर किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछने का तात्पर्य बालक की विचारधारा को जानना और समझना होता है। देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि में आप क्या कर सकते हैं, बालक आपके सामने होगा, उससे आप क्या करेंगे, ये भी प्रत्यक्ष विधि पर ही आधारित होगा, लेकिन इसमें आप अपने अनुसार प्रश्न पूछेंगे और बालक अपने समझ के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा। तो इसमें जो होगा याद रखिएगा, इसमें एकल प्रश्न भी हो सकते हैं, बहुआयामी भी प्रश्न होते हैं। यानी कह सकते हैं आप अपसारी अपसारी भी प्रश्न होंगे और अभिसारी भी होगा, अभिसारी भी प्रश्न होगा, याद रखिएगा। अब देखिए अपिसारी प्रश्न क्या होता है, देखिए अपिसारी प्रश्न ये होता है कि खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें बालक अपने किसी भी तरीके से आपके उत्तर का जवाब दे, आपके प्रश्नों का जवाब देगा, उसका उत्तर एक ही होगा। लेकिन अभिसारी चिंतन क्या होता है, यानी बंद अंत वाले प्रश्न, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि एक ही उत्तर होगा और वो एक ही तरीके से दिया जा सकता है। जिससे क्या है कि आप कहेंगे कि 2 + 2 कितना होगा, तो बालक कहेगा कि 4 होगा, 4 के अलावा 5, 6 नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ये बताइए, आप घर यहाँ पे कह दिया जाए कि अगर आपको पेड़ लगाने के लिए दे दिया जाए तो आप कौन सा पेड़ लगाएंगे, तो बालक अपने अनुसार कह देगा कि हम कोई भी पेड़ लगा सकते हैं, आम, इमली, अमरूद, कुछ भी लगा सकता है। यानी देखिए बंद अंत वाले प्रश्न में केवल एक ही जवाब होगा और मुक्त अंत वाले में अलग अलग तरीके से बालक अपने क्या करेगा, विचारों को रख सकता है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर विधि हो गए, जिसमें बालक से प्रश्न पूछा जाएगा और बालक अपने अपने मानसिक शक्तियों के आधार पे क्या करेगा, विवेचनाओं के आधार पे प्रश्न देगा, उत्तर देगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे पोर्टफोलियो से प्रश्न आपके आते हैं अधिकतर सीटेट में। तो पोर्टफोलियो क्या होता है उसे जान लेते हैं। यह मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा, याद रखिएगा आप लोगों के लिए 15 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। 15 में से 15 कितने, कल का जो आप लोगों ने उत्तर दिया था किसी का भी एकदम राइट टू राइट सही नहीं हुआ था, तो इसलिए आप लोगों को उत्तर नहीं रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के 15 उत्तर हैं, 15 में से सभी को 15 उत्तर देने हैं। ठीक है, 15 प्रश्न में से। तो बात करेंगे हमें पोर्टफोलियो के। तो पोर्टफोलियो में कह रहा है कि यह मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का क्रमिक वर्णन किया जाता है। इसमें शिक्षक के द्वारा बालक का मूल्यांकन उसके प्रवेश के दिन से ही प्रारंभ किया जाता है और यह समस्त विशेषताओं के प्रति होता है और अंत में सभी को समायोजित करते हुए व्यवहार की व्याख्या कर दी जाती है। मतलब क्या है कि अगर अगर प्रश्न बनता है कि बालक के समस्त पहलुओं, समस्त क्रियाओं के, समस्त
अवलोकन को एक नोट्स के माध्यम से बताना, प्रस्तुत करना किसके अंतर्गत आएगा, क्रमिक योजना बनाना वो किसके अंतर्गत आएगा। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से बालक जब शुरुआती क्रम में विद्यालय में प्रवेश करता है, उस दिन से लेकर लास्ट तक उसके गुणों में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, उसने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उन सब को क्या किया जाता है, एक पोर्टफोलियो के माध्यम से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कह रहा है कि जो निम्न प्रकार से किया जा सकता है, याद रखिएगा पोर्टफोलियो का निर्माण जो है निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पहला कि विद्यालय में प्रवेश के समय बालक की मनोदैहिक स्थिति, यानी बालक जब विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उसकी सीखने की शक्ति कितना है, उसका पूर्व ज्ञान, याद रखिएगा क्या है, पूर्व ज्ञान कितना है वो जानेंगे, वो जानने का प्रयास करेंगे। प्रवेश में बालक के पूर्व ज्ञान, यानी ये देखिए यही से संबंधित हो गया कि उसकी दैहिक स्थिति, मतलब उसकी मानसिक शक्तियाँ कैसी हैं, स्थिति कैसी है, शारीरिक दोष कैसे हैं, ठीक है, या फिर गुण कैसे हैं, उनको जाना। और दूसरा करा कि प्रवेश के साथ बालक का पूर्व ज्ञान, यानी वो कितना किस चीज़ में रुचि ले रहा है पढ़ने में, किस चीज़ में नहीं ले रहा है, ये बालक के पूर्व ज्ञान के साथ होगा। और कक्षा में बालक के प्रतिदिन, यहाँ पे करा कि प्रतिदिन उपस्थिति, यानी बालक कितने दिन विद्यालय में जा रहा है, कितने दिन नहीं जा रहा है, उन सबको क्रमिक योजना। जैसे क्या होता है, रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर में क्या करना है, उसके रोज रोज की जो अटेंडेंस लगती है कि बालक कौन आया है कौन नहीं आता है, इस क्रमिक ब्यौरा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कक्षागत गतिविधियों में शामिल होने में बालक की भी कितनी गतिविधि है, यानी बालक कितना रुचि ले रहा है, कक्षा में कोई भी आयोजन कार्य हो रहा है उसमें अपनी रूपिता, अपनी जो उपयोगिता है कितना दर्शाता है, कितना उसमें रुचि ले रहा है। ठीक है, ये सब क्या है आपके पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएंगे। क्या क्या आएंगे देख लीजिए, विद्यालय में प्रवेश के दिन मानोदैहिक स्थिति, मतलब बालक के शारीरिक गुण और मानसिक गुण कितने सही हैं। दूसरा, बालक के पूर्व ज्ञान क्या है, इसके बाद पूर्व ज्ञान में उसकी कितनी, क्या उसने सीखा है, क्या जानता है उसके, और यहाँ पे बालक के प्रतिदिन की उपस्थिति, कितना बालक उपस्थिति हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और कक्षागत गतिविधियों में कितना भाग ले रहा है, रुचि ले रहा है, उन सबको क्या करना है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग और बढ़ते हैं यहाँ पे सबसे प्रश्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के बाद जो आता है आपका निरीक्षण और आवधिक परीक्षा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, चौथा हमारा करा के निरीक्षण विधि। अब निरीक्षण विधि में आता क्या है, देखिए निरीक्षण विधि मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा किया जाता है। इस विधि में मूल्यांकन के क्रम में सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा बालकों के समस्त व्यवहार का को देखा जाता है। याद रखिएगा निरीक्षण में से क्या होता है, देखना। याद रखिएगा क्या होता है, देखना होता है। अब देख कर क्या करेंगे आप, सॉरी यहाँ पे देखना होता है, याद रखिएगा क्या होता है, देखना। और देखना क्या करेंगे, बालक का अवलोकन करेंगे, अवलोकन। इसके आधार पे क्या करेंगे आप, उसका मूल्यांकन कर देंगे, मतलब कि बालक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको देखेंगे, देखने के आधार पे उसके व्यवहारों का क्या करेंगे आप, मूल्यांकन कर देंगे कि कितना सीख रहा है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना अच्छे से नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, कोई कार्य बालक को दे देंगे आप, जैसे कि कोई गतिविधि आधारित कार्य आप बालक को दे रहे हैं, जैसे पेड़ ही लगाने के लिए दे रहे हैं, तो बालक कक्षा में जो पेड़ लगाएगा विद्यालय में उसका मूल्यांकन करेंगे कि प्रतिदिन का, कि आखिर बालक क्या कर रहा है, यानी पहले दिन पानी दिया है नहीं दिया है, उसकी उपयोगिता क्या है, पत्ते पेड़ों पर ध्यान दे रहा है। मतलब निरीक्षण में होता है देखना, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, देखकर उसके पूरे मूल्यांकन, उसके व्यवहारों का मूल्यांकन कर देना। अब बात करेंगे यहाँ पे पांचवें पे, आवधिक परीक्षण। अब देखिए आवधिक परीक्षा क्या होता है, देखिए मूल्यांकन की वह विधि जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के चलने के दौरान प्रकरण के अंत में प्रकरण से संबंधित प्रश्न के माध्यम से बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। इस विधि के शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बालक के व्यवहार का मूल्यांकन कर देता है। मतलब आवधिक परीक्षा मतलब क्या है, समय समय पे क्या करना है, थोड़े थोड़े समय पे क्या करना है, बालक का मूल्यांकन कर देना। और इसके अंतर्गत ही आपका आ जाएगा क्या, सतत, और आ जाएगा व्यापक। ठीक है, सतत में से लगातार होता है, व्यापक में से होता है उसके उपरांत। ठीक है, पाठ के उपरांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वार्षिक परीक्षाएं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा देखिए छठा जो आता है आपका वार्षिक परीक्षा। अब वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत क्या आता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यह मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें वर्ष की समाप्ति पर या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर एक विषय से संबंधित सभी टॉपिक्स के द्वारा बालक के ज्ञान का परीक्षण करना वार्षिक परीक्षा कहलाता है। और दूसरा करा है दत्तिकार। दत्तिकार क्या होता है, मूल्यांकन की वह विधि जिसमें शिक्षण के दौरान टॉपिक से संबंधित, यानी आपके पाठ्यों, ठीक है, पाठ से संबंधित, ठीक है, संबंधित प्रश्नों को घर से करके लाने के लिए दिया जाता है और समस्या हल ढूंढने के लिए। याद रखिएगा दत्त कार्य में से होता है आपका गृह कार्य। आपके कुछ मायने पता होना चाहिए, शब्द के अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे अच्छे से समझ सकते हैं। तो दत्त कार्य में से होता है गृह कार्य, यानी रेगुलर आपको जो दिया जाता है, ठीक है, करके लाने के लिए कहा जाता है। और समस्या हल ढूंढने के क्रम में बालक के अंदर निहित सृजनात्मक यहाँ पे क्षमताओं का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है, सीटेट में पूछा है कि बालक का दत्तिकार देने का बालक से तात्पर्य क्या है, यानी बालक को दत्तिकार देने का तात्पर्य क्या है। तो आप वहाँ पे ये देखिएगा, उसमें दिया होगा, क्या दिया होगा यहाँ पे,
कि बालक के अंदर निहित सृजनात्मक यहाँ पे प्रयोगतों को क्या करना है, यहाँ पे क्षमताओं को जानना। ठीक है, प्रयोग यहाँ पे सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करना, किस प्रकार से बालक सीख रहा है। ठीक है, इसके व्यवहारों का क्या करना है, व्यवहारों के विश्लेषण व्याख्या, यानी अपने परिवेश में ढूंढ कर गतिविधियों को क्या करता है, गतिविधियों के माध्यम से वो सीख सकता है। तो यहाँ पे देखिए दत्तीकार विधि का यही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और रह गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न में पढ़ेंगे क्विज या प्रतियोगिता विधि। इसके अंतर्गत क्या आता है भाई, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें बालकों को समूह में विभाजित करके एक समूह का दूसरे समूह से प्रश्न उत्तर माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा बालकों के अंदर निहित संज्ञानात्मक क्षमता, सहानुभूति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और इसी के आधार पर बालकों के व्यवहार की व्याख्या कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इतना तो समझ गए। क्यूज मिस क्या आता है, क्यूज मिस से क्या होता है, क्यूज मिस से होता है आपका, आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता। प्रतियोगिता तो यहाँ पे दिया गया है, या प्रतियोगिता ही कहते हैं, प्रतियोगिता विधि होगी। इसमें क्या होता है, बालक एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और देखिए पहला, देखिए ए बी आप साइड बांट देंगे क्लास में। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पूछेगा, बी वाला देगा, बी वाला प्रश्न पूछेगा तो ए वाला उत्तर देना होता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनकी सृजनात्मकता का, क्षमता का विकास होता है। तो अब बात करेंगे चेक लिस्ट विधि, जो कि आपकी बहुत बार समस्या प्रस्तुत करता है आप लोगों को, चेक लिस्ट विधि और पोर्टफोलियो में। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको करना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आखिर होता क्या है चेक लिस्ट विधि। मूल्यांकन का यह वह विधि है जो बालक के व्यवहार से संबंधित निश्चित अनुक्रियाओं में उत्तर की मांग की जाती है। इस प्रकार के मूल्यांकन में शिक्षक छात्रों से मानसिक स्तर के भिन्न प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर निश्चित दायरे में रखकर विद्यार्थियों द्वारा उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को चेक लिस्ट विधि कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा है, मूल्यांकन की वह विधि जिसमें बालक के व्यवहार से संबंधित, यानी उनके रोजमर्रा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें क्या किया जाता है, बालक के मानसिक स्तर के भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका निश्चित दायरा रखकर, यानी उसके निश्चित दायरे के अंतर्गत ही आपको उत्तर देना है, दिया जाता है। और मूल्यांकन की यह विधि क्या कहलाती है, चेकलिस्ट विधि कहलाती है। ठीक है, तो चेकलिस्ट विधि और पोर्टफोलियो में अंतर यही है कि उसमें बालक की क्रमिक जांच की जाती है शुरू से लेकर लास्ट तक, और इसमें क्या होता है, बालक के मस्तिष्क बौद्धिक शक्ति के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने प्रश्न पे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग एकदम उत्तर फटाफट दीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। और एक बार क्या करेंगे, जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और एक बार लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, होती है क्यों। पहला करा शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा करा संवेगात्मक, तीसरा करा यहाँ पे संज्ञानात्मक और यहाँ कर नैतिक। देखिए ये संवेगात्मक और यहाँ पे संज्ञानात्मक और नैतिक, ये जो है आपके क्या होते हैं कि आपके सीखने के क्रमिक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा शरीर के आकार में वृद्धि, ये बौद्धिक से होगा, किससे होगा, बुद्धि से होगा, और ये किससे होगा, शरीर से होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे कौन शरीर शारीरिक है विकास में वृद्धि कर रहा है और कौन यहाँ माध्यमिक, यहाँ पे बौद्धिक। तो ये संवेगात्मक जो होता है सीखने के लिए होता है, संज्ञानात्मक आपके नए नए ज्ञान के लिए होता है, नैतिक मूल्य जो होते हैं विकास होते हैं ये आपके बौद्धिक से होता है। लेकिन राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे आपके पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे क्या, पहला होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर है, दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। करा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से भाई। पहला करा है कि वंशानुक्रम है, दूसरा करा परिवार और वातावरण, तीसरा करा है कि परिवार की सामाजिक स्थितियां, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो हमने आप लोगों को कई बार कहा है कि जहां पर भी उपयुक्त सभी नजर आए तुरंत बिना सोचे समझे क्या करिए, सही करिए। 100 में से 99% आपका सही होता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। और इसे तो गलत नहीं करिएगा, आप लोगों को कई बार कई तरीके से इसको बता दिया गया है, तो गलत ना करिएगा इसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन कौन सी है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जी जल्दी से इसका कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, आप लोगों की संख्या घटती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी यहाँ पे क्रियात्मक अवस्था कितनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है कि जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, फास्ट कमेंट करिए। तो अगर इसकी बात करिए जाए तो ये आपका इंद्रजनित गामा का अवस्था जाएगा, किसके साथ जाएगा, और यहाँ पे 2 से 7 आपका क्या जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा, और ये जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा, और ये जाएगा आपका औपचारिक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए,
जी कमेंट करिए जल्दी से इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। इसका राइट आंसर इसका पहले के साथ जाएगा यहाँ पे इंद्रजनित यानी संवेदी गामक अवस्था, यानी इंद्रजनित गामक अवस्था को ही संवेदी यानी संवेद यानी क्या है कि अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं। चौथा हमारे यहाँ पे क्या करा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कितने लोगों का ये सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, पहला कह रहा है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। और यहाँ पे कह रहा है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है समांतर लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा। जितने लोग हैं उतने लोग ही कम से कम लाइक तो कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, एक बार लाइक ही कर दीजिए सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां जो होती हैं लड़कों से बुद्धिमान होती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है हमारा कि समांतर लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है। देखिए किसी भी लड़की का हो सकता है, ठीक है, किसी भी लड़के का हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बुद्धि जो होती है आपकी क्षमताओं के अनुसार होती है, आपकी कितनी तीव्र बुद्धि है। आपके यहाँ पे आपके लड़की लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके कितना आप सीखने के लिए तत्पर है उस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे और देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य क्या है, पहला करा है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का पता करना। और यहाँ पे करा है कि बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। और यह कह रहा है कि यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पांचवें क्या जाएगा, जल्दी से। यहाँ पे परामर्श क्या होता है, देखिए बच्चों को समझाना, यह भी परामर्श ही होगा कि आप ये काम करेंगे तो गलत है, ये काम करेंगे तो सही है। तो ये हमारा राइट आंसर है। कह रहा है कि बच्चों की कमियों का पता करना, ठीक है, सही है। परामर्श के द्वारा, परामर्श कब देते हैं, जब बालक की कमी कोई नजर आती है तभी तो आप देते हैं। तो ये भी हमारा सही हो गया, क्योंकि बालक अगर कोई गलती कर रहा है तो आप वहाँ पे कहेंगे कि डांटेंगे उसको या फिर समझाएंगे कि देखो ये सही नहीं है, आपको अलग तरीके से चला चाहिए, ये भी सही है। बच्चों के समायोजन सहायता करना, यानी बालक, देखिए क्या होता है कि अगर गणित में, याद रखिएगा गणित में या फिर बाल मनोविज्ञान में अगर सही नहीं है, ठीक है, तो उसको सहायता प्रदान करना। देखो इस तरीके से पढ़िए तब आपको आएगा। तो यही तो परामर्श हुआ। और अगर ये तीनों ही सही है हमारे, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां क्या करा है। सातवां ये करा है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के सर्वोत्तम मार्ग है, कौन सा है भैया। पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए, शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना। और यहाँ पे कह रहा है कि उसका मूल्यांकन शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए। प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ये बताइए आप लोग हमको कि उपदेश देने से क्या बालक सीख जाएगा, क्या नहीं सीखेगा, ठीक है। नैतिक मूल्य सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। तो ये तो हमारा गलत है। कह रहा है उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उसका जो मूल्य है शिक्षा पर मूल्यांकन करना, यानी जो उसका व्यवहार है मूल्यांकन करना किस पे, शिक्षा पे, ठीक है। तो ये तो गलत है। शिक्षा का आदर्श रूप व्यवहार करना, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। शिक्षक होगा, ठीक है। शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना शिक्षक का होगा, ठीक है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तभी वो बालक आपकी बातों को रुचि लेगा और अच्छे तरीके से क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां क्या करा है। ये लगता है चेंज हो गया है क्या, ऊपर का नीचे हो गया, सॉरी। यहाँ पे इसको आप लोग सही कर दीजिए, तो ये ऊपर का नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग बस प्रश्न को सही करिए। छठा बताइए कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पे बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय आने से पहले बच्चों की कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया बच्चों को कष्ट देता है। और यह कह रहा है बच्चों में यह कह रहा है कि यथावत सीखने और जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर देखिए सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे किसके साथ आएगा भाई जी, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, नई नई चीजों को खोजते हैं, नई नई चीजों का सृजन करते हैं। ये सही है। केवल आपको क्या करना चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, उसको बताता है कैसे करना चाहिए और स्वयं ही बालक कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, और 8वां आप लोगों को एकदम सही करना है। कह रहा है कि शिक्षक एक विद्यार्थियों के मध्य संबंध होता है। शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध कैसा होता है, स्नेह का होता है, विश्वास का होता है, सम्मान का होता है, उपयुक्त सभी का होता है। तो एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। और घंटे का बटन तो जरूर दबाइएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने उत्तर पे। इसका उत्तर क्या होगा 8वें का, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग जी। एकदम स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अपने 9वें, यहाँ पे लगता है ऊपर चला गया था, ऊपर का नीचे हो गया, कोई नहीं। 10वें प्रश्न पे ही आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो 10वें बताइए मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। कह रहा है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होता है। यहाँ पे कह रहा है कि वह अधिक संवेदनशील है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो 10वें का राइट आंसर क्या जाएगा जी। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके सजाएगा, पहले के सजाएगा, वह संवेगात्मक रूप से समझो, क्योंकि भेजना जितने बातों को अपने रखेगा वो कितने अच्छे से रख रहा है आपके बातों, अपने बातों को आपके समझ किस तरीके से रख रहा है, ये सब होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके सजाएगा, पहले के सजाएगा, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान। ठीक है, गहन ज्ञान होगा तो सही है, वो तो बताएगा ही, लेकिन संवेगात्मक किस तरीके से वो आपके समझ प्रस्तुत कर रहा है, ये होना चाहिए। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, जो कि ऊपर का नीचे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ रहे हैं, इसको भी सही करिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसका, प्रतियोगिता का बड़ा भावना, सहयोग का भावना, प्रतिद्वंदता की भावना, तथाष्टा का भावना। यानी अपने बातों पर रुके अड़े रहना, क्या करना, अड़े रहना। प्रतिद्वंद्विता की भावना यानी लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई या फिर प्रतियोगिता कर सकते हैं। यहाँ पे सहयोग की भावना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। यहाँ पे खराब प्रतियोगिता यानी क्या है, हमेशा द्वंद्व की भावना में अड़े रहना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या जाएगा जी, एकदम सहयोग की भावना। क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, सहयोग के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। आजीविका कमाना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। देखिए यही प्रश्न आपका क्या आया था, संस्कृत में आया था, किसी ने भेजा था संस्कृत पे, व्हाट्सएप पे भेजा था कि यही प्रश्न आपका था यहाँ पे, शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है संस्कृत में। और वही जो संस्कृत में था वही देखिए आपका सीडीपी में आया। तो हम कहते हैं कि हर एक प्रश्न वही रहेगा, बस उसका थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया जाएगा और आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्टों में दे दिया जाएगा। तो शिक्षण आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप 15 में आप 14 से 13 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे 11 कमेंट करिए जी। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो यहाँ पे आप लोगों को जहां पर भी सर्वांगीण विकास नजर आए वो आपका सही होगा, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण का कार्य ही होता है बालकों के अनुरूप बालकों का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर दूसरे के साथ होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, ये भी देखिए रिपीट ऊपर का नीचे हो गया, सॉरी इसके लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, कह रहा है कि सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक का मूल्यांकन, यहाँ पे कह रहा है कि शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, यहाँ कह रहा है कि शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए इसके लिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए, तो इसके लिए एक बार सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है, देखिए 13 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जाएगा शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन करना, यही आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। यही शब्दावली का अर्थ, मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 12 का आ गया, सॉरी यहाँ पे ऊपर से नीचे हो जा रहा है, पीडीएफ ठीक से लग नहीं पाया, लेकिन इसका उत्तर आप लोग सही से दीजिएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 में से 110 के मध्य है, वह बच्चा कैसा है, सामान्य बुद्धि वाला है, प्रखर बुद्धि वाला है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला, प्रतिशाली बुद्धि वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, कमेंट करिए सभी लोग 12 का। ठीक है, 12 का कमेंट करिए सभी लोग, और देखते हैं कितने लोगों का ये सही है। ठीक है जी, कमेंट करिए जरा, इसको देख लें एक बार जी। इसका राइट आंसर था, ठीक है, राइट आंसर था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 90 से 110 के बीच में बालक है, तो किस स्तर के बालक के अंतर्गत आएगा। तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा। कैसा होगा, सामान्य बुद्धि वाला होगा। तो राइट आंसर इसका पहला होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14 प्रश्न पे, देखते हैं 14 का क्या कर रहा है। ठीक है, 14 का भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं देता है, देता है। ठीक है, दे सकता है। और यहाँ पे करा शिक्षक की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, पहला करा कि शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, दूसरा करा यहाँ पे शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, और तीसरा करा कि शिक्षकों को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या कहा है, शिवानी द्वारा प्रश्न पूछने पर एक उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। यानी कोई लड़का है, आप मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में, आप सभी लोग टीचर हैं, आपकी कक्षा में कोई एक छात्र है, ठीक है, और वो आपसे कोई प्रश्न पूछता है जिसकी उत्तर आपको उचित तरीके से पता नहीं है, ठीक है, सही ढंग से पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, शिवानी को चुप कराना देना चाहिए कि चुप चुप मार के बैठो नहीं तो पीट देंगे,
ठीक है, ये कहेंगे। दूसरा कहेंगे कि शिक्षक द्वारा शिवानी को यहाँ पे ध्यान बटा देना चाहिए। अरे चलो जी दूसरा देखते हैं, कोई दूसरा पाठ पढ़ा देते हैं आपको दूसरा चीज़। या फिर कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, या फिर कह दो आप कि हमको नहीं पता, चलिए जाने दीजिए। या फिर कहना चाहिए शिक्षक द्वारा प्रश्न सही उत्तर की बात समझ कर देना चाहिए, यानी आपको सही तरीके से समझ लें फिर इसके बाद दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। 14 का तो ये एकदम राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऊपर का नीचे हो गया। इसका उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है। देख लिया और है क्या जी, 15 का उत्तर ये है, देख लेते हैं इसका क्या है। इसे बताइए, उसे छोड़िए क्योंकि वो सब्जेक्ट में नहीं था, हट गया था। तो बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब, कुछ समय पश्चात, या पे क्या तत्काल। तत्काल विद्यार्थियों का यहाँ पे जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, और सभी लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। सभी लोग देंगे और सही सही उत्तर देंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिए बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए पीडीएफ के लिए यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। सभी लोगों को मिल गया है, जिन लोगों को नहीं मिला है तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि इसका उत्तर राइट आंसर क्या होगा। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब समय हो तब, या फिर तत्काल। तत्काल बता देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, थोड़ा सा प्रश्न ऊपर नीचे था लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर दिया। तो आज के आपके प्रश्न यहाँ पे बनाए गए, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रश्नों को उत्तर दिए हैं, कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।